जब आप कहीं पे भी किसी भी कैथ लैब में काम करते हैं या किसी भी ऐसे जहाँ पे कोई आपने इन्वेसिव प्रोसीजर करना होता है, ठीक है, तो वहां पे आपको उधर के इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आपका एनवायरनमेंट भी जो है वो सेफ होना चाहिए, ना कि वहां पे डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस आपके इर्द गिर्द सर्कुलेट हो रहे हैं और आप अपना प्रोसीजर कर रहे हैं, आपने पेशेंट को एक्सपोज किया हुआ है, और साथ ही साथ आपने पेशेंट को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी एक्सपोज किया हुआ है। तो उन जगहों पे इन्वायरमेंटल सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली कैथ लैब में इन्वायरमेंटल सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो कैथ लैब है वहां पे आप तीन तरह की चीजों से जो है एक्सपोज होते हैं। ब्लड, ब्लड बॉर्न वायरसेस, नंबर थ्री पे आ जाता है बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि आप इनसे डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट होते हैं। इसलिए आपको वहां का एनवायरनमेंट जो है उसको सेफ रखना होता है। वो पेशेंट्स जिनमें इन्फेक्शियस डिजीज है, लाइक हेपेटाइटिस है, HIV है, TB है, या कोई और, उनको आप, मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है कि इनके टेस्ट पहले से होने चाहिए और इनसे इनकी जो प्रिकॉशंस है ये पहले से लेनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास हेपेटाइटिस का पेशेंट आता है, HIV का पेशेंट आता है, आपको डबल सर्जिकल ग्लव्स पहनने होते हैं, डबल ट्रिपल मास्क पहनना होता है, और अगर हो सके तो आपको शील्ड पहननी होती है, जिस तरह कोविड की शील्ड होती थी इस तरह आपको किट्स पहन सकते हैं। तो ये भी एक कह लेंगे इन्वायरमेंटल सेफ्टी ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरा, आप किस चीज से एक्सपोज हो रहे होते हैं कॉन्टिन्यूअसली? एक्सरे। तो एक्सरे से, वो एक तो एक्सरे से प्रोटेक्शन है वो पर्सनल की भी होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल की भी होनी चाहिए, पेशेंट की भी होनी चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि जो है वो एक्सरे हर एक के लिए ही डेंजरस है, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो अटेंडेंट है, चाहे वो कोई ऑक्यूपेशनल है यानी कि वहाँ काम करने वाला कोई वर्कर है, ठीक है। और इसके अलावा वहां पे और क्या हो सकता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकता है वहां पे। केबल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी केबल्स होती है, तो उनसे कोई किसी किस्म का ऐसा कोई मसला हो सकता है। तो वो जो एज अ टेक्नोलॉजिस्ट जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जो हमारी इक्विपमेंट्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस, उनके क्लीनलीनेस के हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेक्नोलॉजिस्ट की वो क्या होती है। तो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। रेगुलर आपने चेक करना है, रेगुलर आपने उन वायर्स को, उन केबल्स को आपने चेक करना है, ठीक है। और इक्विपमेंट्स, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है चाहे वो दूसरे इक्विपमेंट्स है, आपने तमाम इक्विपमेंट्स को रेगुलर चेक करते रहना है, ठीक है, ताकि कोई भी फॉल्ट हो तो आप इजीली उसको देख सके। दूसरा, आपने वहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल करनी है। इन्फेक्शन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ग्लव्स, मास्क, ग्लव्स हो गया, फेस मास्क हो गए, गाउन हो गए, स्टीराइल गाउन दो। थ्री पे आपके पास आ जाता है स्टीराइल बैच चेक्स होने चाहिए, यानी कि आपकी जो लैब है उसकी स्टेरिलिटी का चेकअप होना चाहिए, तो वो स्टीराइल है या नहीं है। और इसके लिए क्या एक प्रोसेस होता है, फ्यूमिगेशन। इसमें क्या किया जाता है, जिस तरह हमारे कोविड के दिनों में सैंपल्स लिए जाते थे, इस तरह बेसिक किट्स में सैंपल्स लिए जाते हैं, और तीन सैंपल होते हैं ये, ठीक है। एक आई थिंक टेबल से होता है, एक वॉल का होता है, और एक फ्लोर का होता है, कुछ ऐसे काफी सारे, ज्यादातर तो ये तीन जाते हैं, नहीं तो चार पांच सैंपल तो जरूरी होते हैं। ये सैंपल्स लिए जाते हैं और इनको फिर जो है वो आगे लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अगर इनमें किसी किस्म का कोई पैथोजन डिटेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी कैथ लैब सेफ नहीं है, वहां पे स्टरलाइजेशन नहीं है प्रॉपर। फिर क्या किया जाता है कि इसको दोबारा से फ्यूमिगेशन की जाती है, उनको मारा जाता है और दोबारा ये सैंपल लिया जाता है। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि आपकी कैथ लैब जो है वो काम के हवाले से सेफ है, आप वहां पे अपने प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो ये याद रखना, ये फ्यूमिगेशन का प्रोसेस होता है। तो ये चीजें हैं जो आपने अपने एंड पे इनको कंट्रोल करना होता है। फिर जो ब्लड बोर्न वायरसेस होते हैं बॉडी फ्लूइड के साथ अगर आप इन कॉन्टेक्ट होते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है, और अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि OSHA, इनके अकॉर्डिंग ये है
कि जो ब्लड बोर्न पैथोजेंस होते हैं इनके लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। ठीक है, और वो कैसे कैसे आप उससे एक्सपोज हो सकते हैं। आप एक्सपोज हो सकते हैं अगर आपने कोई आईवी थेरेपी दी है, निडल स्टिक के जरिए वो ब्लड टू स्किन में जा सकता है। फिर अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया दी है, उसका कोई ड्रॉपलेट गिर सकता है ब्लड का आर्टीरियल पंक्चर करते हुए, क्योंकि आर्टरीज का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप उसको एक तरफ से होल्ड करके रखते हैं। अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो फुल प्रेशर आपके फेस पे भी गिर सकता है ब्लड जो है। फिर कैथेटर जब इंसर्ट कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर आप प्रॉपरली उसको प्रेस नहीं करते तो उस दौरान भी जो वो ब्लड होता है वो आपके ऊपर गिरने का खतरा होता है। ठीक है, कैथेटर रिमूव करते हैं ग्रोइन से, या आप जो है वो किसी भी इक्विपमेंट के साथ अगर इन टच हो गए हैं, आपके ग्लव्स फटे हुए हैं, उनमें जगह जगह सुराख है, तो तब भी आप जो है ये इन वायरसेस के साथ जो है इन कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट्स वहां से वायरस पिक करते हैं वो है हेपेटाइटिस बी वायरस एंड HIV वायरस। ये दो ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं जो सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को कहते हैं थ्रेट पे रखते हैं। ठीक है, और ये वायरसेस जो है ये ब्लड में भी होते हैं, सीवन में भी होते हैं, विजाइनल सिक्रीशंस में भी होते हैं, सलाइवा में होते हैं, टीयर्स में होते हैं, CSF में, यानी कि जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उन सब में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए अगर ब्लड के साथ आपकी कोई भी इक्विपमेंट जो है वो, लेट्स सपोज कैथेटर है और आपने नेक्स्ट टाइम इस पेशेंट पे दोबारा यूज करना है, आप क्या करेंगे? आप उस कैथेटर को स्टरलाइज करेंगे पहले, तो आप उसी टाइम वहीं पे फ्लूइड लेके, स्लाइन लेके आप उसको अच्छी तरह वॉश करेंगे, उसके साथ किसी किस्म का कोई ब्लड ड्रॉपलेट नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको स्टरलाइजेशन के लिए भेजेंगे इस पेशेंट में यूज करने के। ठीक है, तो जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, इन्होंने ये कहा था, जो टेबल में इन्होंने दिया हुआ है कि कैथ लैब में ब्लड एक्सपोजर की हैजर्ड्स कौन कौन सी होती है, तो उसमें मेनली आपके पास जो प्रोसीजर होता है वो IV थेरेपी है, फिर कैथेटर इंसर्शन है, फिर आपके पास आ जाता है कैथेटर फ्लशिंग, यानी कि कोई भी कैथेटर से रिलेटेड आपका काम है, तो जिसके जरिए ब्लड जो है वो आपके फेस पे, आपके ऊपर या आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर गिरने का खतरा होता है। उसकी वजह से आप जो है वो ब्लड बॉर्न डिजीज या ब्लड बॉर्न वायरसेस जो है उनसे इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको जो है इसकी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और ये तभी होता है अगर आपकी बॉडी में भी कोई कट लगा हुआ है और आपने उसकी, लेट्स सपोज आपके नील की वजह से यहाँ पे हल्का सा कट लगा होता है और आप उसके साथ इन कांटेक्ट हो जाते हैं, जो ब्लड आपके कैथेटर पे लगा हुआ है, आपके ग्लव्स फट गए और आपका ब्लड यहाँ लग गया, आपने उसको इग्नोर किया, तो उस वजह से अगर आपका जो हाथ है वो कंटेमिनेट हो गया तो आप वहां से वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है उनको आपको फॉलो करना चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, तो कोशिश यही करनी चाहिए इन सब सकते हैं। अब पहली बात कि यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है जिनको यूज करते हुए हम अपने आप को इन तरह की जो कह लें कि डिजीजेस हैं उनसे हम बचा सके अपने आप को। वो कौन कौन सी होती है? अगर आप किसी लैब में काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे? ग्लव्स पहनेंगे, ठीक हो गया। और सबसे पहला तो आपका प्लान होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए आपका किसी भी उसमें एक्सपोजर कंट्रोल प्लान में या हेल्थ केयर में, उसका मतलब है कि आपने उस पेशेंट को जो आप वहां पे उससे कंटेमिनेट हो गया, सबसे पहले तो आपने उसको आइसोलेट कर देना, जैसे हम कोविड में करते थे कि इससे आगे ना फैले फर्दर, तो आपने उस पेशेंट को आइसोलेट कर देना, अलहदा कर देना। सबसे मेन चीज आपने ये करनी है ताकि कोई इन्फेक्शन जो है वो आगे फैले ना। ये एक इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक होती है। ठीक है, और उसके लिए अब हम आगे देखेंगे कि आपने क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप मेनली आपने क्या करना है, जो आप ये पेशेंट को आपने आइसोलेट तो कर दिया, अब इससे बाकी डिजीज जो है वो किस किस तरह फैल सकती है, मुझे ये बताएं
कोविड के रूट्स क्या थे फैलने के, कैसे कैसे फैल सकता था? एयरपोर्ट और इसके अलावा एयरबोर्न हो सकते हैं, ड्रॉपलेट के जरिए आ सकता है, जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्क्रीशन होती हैं, नेजल स्क्रीशन होती है, या कांटेक्ट के जरिए हो सकता है, वो सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है या वैसे हो सकता है। तो इसके जरिए ही जो है फैल सकती है। ठीक है, तो इसलिए इनमें जो है आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, और उसके लिए आपको फिर प्रोटेक्शन किस किस चीज की जरूरत चाहिए होती है? ENMS, यानी कि ईयर, नोज, माउथ एंड स्किन। इनकी प्रोटेक्शन आपको चाहिए, क्योंकि जो आईज और नोज हैं, इनको आपने ब्लड की स्प्लैशिंग से बचाना है, कि जो ब्लड है जब वो यूं उड़ता है तो वो आपके फेस पे ना गिरे। तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना होता है? सबसे ज्यादा रिस्क पे होता है जो फर्स्ट लाइन पे खड़ा होता है, पर्सनल असिस्टेंट या उसके साथ खड़ा होता है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ। ठीक है, या जो शीट को रिमूव कर रहा होता है, या वो पर्सन जिसने पंक्चर साइट को होल्ड किया था। मैंने आपको बताया था जिनकी एनजीओ नॉर्मल होती है तो उनके शीथ को फौरन से आउट कर दिया जाता है, तो अगर उस एरिया को आप प्रेस नहीं करेंगे तो वहां पे हिमाटोमा बन जाएगा। तो वो जो उसको प्रेस करके बैठे होते हैं उनमें भी ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि अगर वो हल्का सा ड्रॉप भी गिर जाता है तो वो भी वहां से कंटेमिनेट हो सकता है। फिर आपको इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है? वियर ग्लव्स। अगर तो वो पेशेंट जो है HIV का है, या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C वायरस का है, तो आपको शुड वियर डबल ग्लव्स। फिर उसके बाद वियर प्रोटेक्टिव मास्क। एक तो मास्क होता है फेस मास्क, दूसरा आपका शील्ड मास्क होना चाहिए। जिस तरह कोविड में शील्ड के बने हुए मास्क वो यूज करते थे, शील्ड के पूरे फेस को जो कवर कर देता था, वो भी आपको ब्लड जो है उससे बचाता है, ब्लड की कंटेमिनेशन से। फिर इसके बाद है आपके पास, एक तो आपने वियर गाउन, और ये सब चीजें आपकी स्टरलाइज होनी चाहिए। और ये मास्क जो है इसको भी आप डबल कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में ये डिजीज है, हेपेटाइटिस B वायरस है, हेपेटाइटिस C वायरस है, आप इनको डबल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने गोगल्स भी पहन सकते हैं, फेस मास्क भी पहन सकते हैं, और प्लास्टिक शील्ड के साथ भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे आप जब कैथ में जाते हैं तो आपके ग्लव्स तो बेशक आपने वहां पे, अगर आप तो एज अ ऑब्जर्वर भी खड़े हैं तो आपको ग्लव्स फिर भी पहनने हैं। ये सबसे मैंडेटरी चीज है, ये तीन चीजें जो है। ठीक है, और स्टीराइल फील्ड के पास आपने जाना नहीं है। ठीक है। आपने अगर प्रेशर ट्रांसड्यूसर को फ्लश करना है, आपने कैथेटर को फ्लश करना है। कैथेटर फ्लश करने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर कोई ब्लड क्लॉट है उसको रिमूव किया जाता है। तो अगर आपने ये सब काम करना है तो आपने सबसे पहले ग्लव्स पहने। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो चीज है वो वहां पे काम करने के लिए वो ये है, ग्लव्स हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट लाइन बैरियर के तौर पर काम करते हैं, जो आपको ब्लड बॉर्न डिजीज, ब्लड बॉर्न वायरसेस, इनसे बचाते हैं। तो क्या होता है कि अगर ये फटे हुए हैं जगह जगह, इनमें जो है वो होल है, तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, यू आर मोर प्रोन टू द वायरसेस, कि वो जो ब्लड है वो आपके फिर कंटेमिनेट कर दे आपके हैंड्स को, आपकी स्किन को। तो इसलिए आपको हाई क्वालिटी ग्लव्स जो है वो यूज करने चाहिए। अगर आपने अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? ग्लासेस, बेशक जो आप पहनते हैं डेली वो वाली, या लेड ग्लासेस होती हैं, वो आपको वैसे भी रेडिएशन से बचाती हैं। अगर वो भी नहीं तो आप गॉगल्स यूज कर सकते हैं। फिर नोज को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, नोज को, माउथ को, तो आप उसके लिए मास्क यूज कर सकते हैं। कोविड में कौन सा मास्क हम यूज करते थे, अगर किसी को याद हो? व्हाइट कलर का जो मास्क था, किसी को याद है? जिसके बारे में कहा गया था कि आप यही वाला मास्क यूज कर रहे हैं। यस, KN95। ठीक है। और अगर आपने अपनी माउथ को भी बचाना है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, मास्क का। और स्किन के लिए आपको डिफरेंट बैरियर्स की जरूरत होती है। उसके लिए एक तो आपने ग्लव्स पहनने हैं अपने हाथों को बचाने के लिए, प्लस स्किन फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन्स, जो फ्लूइड को अंदर ना जाने दे। ठीक है जी। और पेरेंट्रल रूट जो है उसके लिए क्या होता है
कि आपने प्रॉपर मेथड जो है वो इंस्ट्रूमेंट स्टोरेज और डिस्पोजल उनका आपने यूज कर। और दूसरा ये है कि आपने दोबारा से उन निडल्स को यूज नहीं करना उसी पेशेंट। ठीक है, वो निडल या वो ब्लेड जो है फिर उसके बाद वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पेशेंट की प्रिकॉशंस की, इसमें आपकी भी सेफ्टी है और इसके अलावा इसमें पेशेंट की भी सेफ्टी है। ठीक है, और इनको रिमूव करने के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपने इनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, तो पेशेंट, हर पेशेंट के पास गाउन चेंज होता है, हर पेशेंट के बाद ईच एंड एवरीथिंग जो कैथ के अंदर होती है वो रिप्लेस होती है। आगे है एक और हैजर्ड्स जो होती है हमारे पास कैथ लैब में, वो है रेडिएशन, जिसपे सब लोग जो है कह लें कि थ्रेट के तौर पर एक होती है। अब इससे हम किस तरह बच सकते हैं? हमें खुद को भी बचाना है, हमें अपने पेशेंट को भी बचाना है। रेडिएशन सेफ्टी, ये एक बहुत कह लें कि आजकल एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे खुद को भी और इसके अलावा अपने कोलीग्स को भी। तो रेडिएशन सेफ्टी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तो फ्लोरो में सबसे ज्यादा रेडिएशंस होती हैं, जो लाइव आप इमेजिंग कर रहे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप किस तरह से बच सकते हैं? रेडिएशन सेफ्टी आपके पास, मुझे ये बताएं, जो आपने अपने उसमें पढ़े थे रेडिएशन सेफ्टी के रूल्स, वो क्या क्या थे, किस तरह आप बच सकते हैं? कौन कौन सा प्रिंसिपल था? नंबर वन, मैम वो अलारा, वहां पे तो अलारा प्रिंसिपल था, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग वो वाला प्रिंसिपल था। टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग, टीडीएस। एक तो इन दो रूल्स को आपने मस्ट फॉलो करना है, आप कहीं पे भी रेडिएशन में काम कर रहे हैं। और एक चीज हमेशा मेरी याद रखिएगा, जो टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं वो इस चीज को बॉदर भी नहीं करते, वो अपना भी ख्याल नहीं रखते, फीमेल्स का भी ख्याल नहीं रखते, वो ना ही पेशेंट्स का ख्याल। तो आपको पढ़ने का मकसद, ये जो 4 साल की है, आप लोगों को स्पेसिफिकली ये चीजें पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आप अपने वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे जाके इन चीजों को जो है वो एक तो क्या कहते हैं, वहां पे यूज कर सके इनको प्रॉपर। ठीक है, फंक्शनिंग में ला सके इनको। तो एक तो ये अलारा प्रिंसिपल, एज लो एज रिजनेबली अचीवेबल, कि आपने अपना एक्सपोजर इतना कम रखना है जिससे सिर्फ रिटेल पेशेंट को ज्यादा जो रेडिएशन का नुकसान होता है वो पेशेंट्स को ना हो। ठीक है, तो आपने उसको कम रखना है। फिर आपको पता है कि इसका जो रेडिएशन का इफेक्ट होता है ये कम्युलेटिव इफेक्ट होता है, यानी कि ये एब्जॉर्ब हुए जाती है, ये कभी भी बॉडी से आउट नहीं होती। तो इसलिए इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपने लेस एक्सपोजर देना है, तो उसकी वजह से लेस चांसेस होंगे एब्जॉर्ब एनर्जी के कि आपके बायोलॉजिकल लेवल पे, डीएनए के लेवल पे जो डैमेज होता है वो ना हो। आयनाइजेशन रेडिएशन का कोई भी लेवल ऐसा नहीं है जो सेफ हो या जो परमिसिबल हो, सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए जो है वो परमिट किया गया कि ये पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो गया। इससे पेशेंट्स को जो है वो हम स्टेंट डाल सकते हैं, पेशेंट की जान बचा सकते हैं, इसलिए इसको हमने किया। ठीक है, तो इनमें कोई भी वॉश आउट फिनोमेना नहीं होता, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इन दोनों के दोनों जो आपके मेन कह लें कि प्रिंसिपल्स है हमारे रेडिएशन सेफ्टी के, हम उनको यूज करें। टाइम कम से कम हो और डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, और शील्डिंग आपने प्रॉपर पहननी। शील्डिंग में आपके क्या क्या आ जाता है? लेड एप्रन, लेड गोगल्स, ग्लव्स भी होते हैं अगर कोई पहनना चाहे, वैसे हैवी होते हैं। फिर आपके पास रहता है थायराइड शील्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत से लोग देखे, मैंने कैथ में काम करती थी, वो लोग इस चीज को जो है वो भूल जाते थे। मैं क्या करती थी, मैं फिर खुद एक एक को जाके पकड़ के ये पहनाती थी कि आपको ये पहनना चाहिए। सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन हमारे ग्रेनेड्स के अलावा ये थायराइड है। बहुत जल्दी थायराइड जो है ये खराब होता है रेडिएशन से, तो इसलिए आपको इसे प्रोटेक्ट करना है। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप कहते हैं, अगर रोटेशन पे भी जा रहे हैं, डू आस्क, उनसे पूछे कि हमारा थायराइड शील्ड कहाँ है, हमें थायराइड शील्ड दें। ठीक है, और लेडीज के लिए और जो मेल्स हैं इनके लिए डिफरेंट होता है आपका जो लेड एप्रन होता है। अगर तो सिंगल है और लॉन्ग है जो लेग तक आ रहा है तो ये मेल्स का है। जो स्कर्ट वाले होते हैं, डुअल होते हैं, वो फीमेल्स के लिए होता है। लेकिन अनलकीली ज्यादातर जगहों पे उन्होंने ये सिंगल वाले ही दिए होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन आपने खुद करनी है। कोशिश करें कि फिर आप रेडिएशन सोर्स से दूर खड़े हो जाए, या अटेंडेंट जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल के यहाँ पे
पहले वो रेडियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट आ गया, फिर फर्स्ट असिस्टेंट आ गया, फिर मशीन ऑपरेट करने वाला आ गया, तो यहाँ पे इधर आप खड़े हैं। तो वो 6 फीट के डिस्टेंस में वैसे भी रेडिएशन का एक्सपोजर कम होता जाता है, तो कोशिश करें आप इनके पीछे खड़े हो, इनके लेड से गुजर कर रेडिएशन आपके पास आएगी, तो आप मजीद प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है। तो इन चीजों का, इन रेडिएशन सेफ्टी जो पैरामीटर्स हैं, इनका आपने ख्याल रखें। अब उसमें क्या होता है कि मोस्टली फ्लोरोस्कोपी में हम लोग यूज करते हैं एंगुलेशन। एंगुलेशंस क्या होता है कि अगर हमने आरओ क्रेनियल क्रेनियल है लेकिन हमने आरओ 30 डिग्री कर दिया, तो वो जो है, उनमें जो एंगुलेशन वाले व्यूज होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है मोस्ट। इसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है, ये याद रखना है। वो पूछते हैं कि ड्यूरिंग फ्लोरो और ड्यूरिंग कैथ, अगर आप प्रोन एंजियो करें तो सबसे ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर किस जगह पे होगा, तो वो आपके एंगुलेटर जो एंगुलेशन वाले आप यूज करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है आपका कह लें कि होता है। फिर इसके अलावा सबसे ज्यादा कह लें कि बीम, वो कौन सी होती है जो हार्मफुल होती है, वो होती है प्राइमरी एक्सरे बीम। व्हाट इज प्राइमरी एक्सरे बीम, कौन बताएगा? जो सना डायरेक्टली मौजूद है? एक मिनट लाइबा, सना आप मुझे बताएं प्राइमरी एक्सरे बीम क्या होता है। सना प्राइमरी एक्सरे बीम क्या होती है? आइंदा जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ड्यूरिंग लेक्चर, मैंने उसको लेक्चर से आउट कर देना है, ये बात मेरी याद रखिएगा। बताएं लाइबा, आप क्या बता रही थी? व्हाट इज प्राइमरी एक्सरे बीम? जो डायरेक्टली पेशेंट पे फॉल करती है। यस, जो डायरेक्टली पेशेंट पे फॉल करती है वो है प्राइमरी एक्सरे बीम। और दूसरा, जो स्कैटर्ड होकर आप लोगों के पास आ रही होती है, जो पेशेंट से गुजर कर आपके पास हो रही है, वो स्कैटर्ड होती है। तो हम दो तरह की बीम से, पेशेंट जो है वो प्राइमरी बीम से एक्सपोज होता है, और हम होते हैं स्कैटर्ड बीम से। ठीक है, हम इनसे जो ज्यादातर जो है वो एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो वहां पे एक्रेलिक शील्ड्स होती हैं, टेबल माउंटेड लेड एप्रन्स होते हैं, वो उनको आपने यूज करना होता है। ये पेशेंट से पहले, यहाँ पे अगर पेशेंट है, इधर भी एक शील्ड लगी होती है, ठीक है, जो ऑपरेटर को या ऑपरेटर की आईज को बचा रही होती है रेडिएशन एक्सपोजर से। ये जब आप कैद में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लेड कहाँ कहाँ मौजूद होता है और किस वजह से। तो वो एक्रेलिक शील्ड्स होती है, शील्ड्स होती हैं, फिर उसके अलावा लेड एप्रन्स होते हैं, इन सबको आपने देखना होता है। फिर रेडिएशन स्कैटर जो है वो इंक्रीज होता है जब आप ट्यूब का एंगल बढ़ाते हैं, लाइक एंगुलेटरी जो व्यूज होते हैं आपके, ठीक है, उनमें रेडिएशन का एक्सपोजर जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि आप उसमें एंगुलेशन यूज कर रहे होते हैं। और एंगुलेशन में क्यों, वो किसका वैसे एक्सपोजर ज्यादा होता है, जो पर्सन काम कर रहा होता है। जैसे रेडियोलॉजिस्ट अगर यहाँ खड़ा है, रेडियोलॉजिस्ट इस एरिया में खड़ा है यहाँ पे, तो आपकी ट्यूब इधर घूम के गई है, तो वो इधर से इसको डायरेक्टली यहाँ फॉल करेगी ऐसे। तो इसलिए एंगुलेटरी जो व्यूज होते हैं उनमें रेडिएशन का एयर, ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, कार्बोनेशन सेफ्टी पॉलिसी को आपने जो है वो फॉलो करना होता है, और उसमें क्या होता है, रूटीन मॉनिटरिंग होनी चाहिए सबकी। हर 3 माह के बाद आपके डोजीमीटर चेक होने चाहिए। और जब भी आप जाते हैं कैथ लैब में, चाहे 5 मिनट के लिए ही गए हैं, आप अपना डोजीमीटर जो है वो पहनना है। रूटीन मॉनिटरिंग होनी चाहिए पर्सनल की जो रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरा, आपने उसको रेडिएशन सेफ्टी के बारे में बताते रहना। तीसरा आपके पास आ गया वियर ऑल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इनको पीपीईज भी कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीईज। ठीक है, इसमें ग्लव्स, मास्क, फिर उसके बाद लेड एप्रन्स, ईच एंड एवरीथिंग इसमें पीपीईज में आ जाता है। वो आपको आई बार पूछेगा व्हाट आर द पीपीईज यूज इन कैथ लैब, तो आप इसमें बता सकते हैं ग्लव्स, मास्क, गाउन्स एंड लेड एप्रन्स, लेड जो नेक कॉलर होती है वो। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, पीपीईज कहते हैं इनको। ठीक है, फिर आपने एक्सरे डोज वगैरह, लेड एप्रन, थायराइड शील्ड, इनकी इंटेग्रिटी भी चेक करनी है कि ये ठीक भी है या नहीं, तो चेक भी आपने इनका रखना है। जो रूटीन मॉनिटरिंग होती है ना पर्सनल की, उसमें इनका एक्सरे चेस्ट करवाया जाता है, उसमें इनका यूरिन आरई करवाया जाता है, ठीक है, और सीबीसी करवा लेते हैं। ये 3 टेस्ट हैं जो आपके
रेडिएशन वाले डिमांड करते हैं, वहां पे इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर्स है, वहां पे हमारा डोजीमीटर जाता है, तो वो इन 3 चीजों के ये टेस्ट मांगते हैं और ये आपको वहां पे हर 3 माह के बाद भेजने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ उन्होंने 6 मंथ भी कर दिया है, कुछ उन्होंने 1 ईयर भी कर दिया, हर क्राइटेरिया वो अपने लिहाज से सेट करते हैं। तो ये है आपकी रेडिएशन की जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में। आगे ये है, अच्छा जो रेडिएशन एक्सपोजर है इसका मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आ जाते होते हैं, तो ये आपने ये इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर लेड की आई ग्लासेस जो है वो यूज होती है। लेड की आई ग्लासेस मैंने आपको बताया था ये बहुत ज्यादा हैवी होती है, मौजूद हर कैथ लैब में होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैवी होती है। अब आपसे वो एमसीक्यू में पूछ सकता है, हाउ मच रेडिएशन डोज कैन कॉज कैटरेक्ट, कितने जो रेडॉन है या जो है वो कॉज कर सकती है। तो सिंगल एक्सरे एक्सपोजर अगर आप 200 रेड का दें, कैन कॉज कैटरेक्ट, ये एमसीक्यूज है। ठीक है जी, ह्यूमंस में ये कॉज कर सकती है, अगर डोज 200 रेड की दें तो क्या कॉज कर सकती है। तो जो आई ग्लासेस हैं आपकी वो कितने की बनी होती है, वो कितने एमएम की बनी होती है, वो 0.5 से लेके 0.75 mm लेड इक्विवेलेंट होती है। वैसे हमारा जो लेड है, लेड एप्रन, उसकी कितनी थिकनेस होती है, वो 0.25 mm होता है। ठीक है, उसकी एक लेयर। और इसको अगर टोटल आप 1 mm कर दें तो ये 100% आपकी उससे रेडिएशन से प्रोटेक्शन होती है। इतने इतने एमएम का अगर आपका लेड लगा हो तो 100% प्रोटेक्शन होती है आपकी रेडिएशन से। तो ये हमारी जो है वो गोगल्स की थिकनेस है, और ये हमारा वो रेडिएशन की कह लें कि अमाउंट है जो कैटरेक्ट कॉज कर सकती है, और ये पिछले 5 पेपर्स में ही एमसीक्यू। ठीक है, तो इसलिए आप जो ग्लास 0.5 mm कंटेन कर रहा होता है लेड, वो 4 टाइम प्रोटेक्शन आपको देता है रेगुलर ग्लासेस से, यानी कि जो ग्लासेस हम आई साइड के लिए पहनते हैं उनसे ये 4 टाइम ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप फोटोक्रोमिक ले रहे हैं, लेड वाली जो है 4 टाइम्स प्रोटेक्ट करती है, और अगर आप फोटोक्रोमिक ले रहे हैं जिनमें लाइट से और इनसे प्रोटेक्शन है वो 2 टाइम्स करती हैं। ठीक है, और जो प्लास्टिक वाला लेंस होता है उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं, नो प्रोटेक्शन। ये चीजों का ख्याल आपने रखना है जब आपने लैब में जाना। तो रेडिएशन बैजेस होते हैं हमारे पास, कुछ यूज होते हैं, उनको कहते हैं डोजीमीटर्स। डोजीमीटर्स किस लिए यूज होते हैं, रेडिएशन डोज को डिटेक्ट करने के लिए। यस, टू मेजर द रेडिएशन डोज। और ये हर एक का पर्सनल होता है, इनको हम कहते हैं फिल्म बैजेस। इनको फिल्म बैजेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर फिल्म का, जैसे एक्सरे फिल्म होती है ना, उसका एक पार्ट छोटा सा इतना सा काट के अंदर डाला जाता है, हर एक का वो पर्सनल होता है, और उसको आप गले में लटकाते हैं, और इन साइड द लेड एप्रन होता है, और ये एक्सपोज होता है, होता रहता है ये रेडिएशन से। तो फिर उसको रीड आउट किया जाता है, और जो रेडिएशन एक्सपोजर है कितना आपको मिला है 3 मंथ्स में या 1 मंथ में, उसको चेक किया जाता है। उनको कहते हैं फिल्म बैजेस, और ये हर 3 माह के बाद ये चेंज होने होते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो मंथली एक्सपोजर रिपोर्ट देते हैं, यानी कि 3 माह में 3 चेंज होते हैं। हर मैंने आपको कहा कि हर जगह का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये है कि यहाँ से फिर दोबारा हमारे इस्लामाबाद में जाते हैं, इस्लामाबाद से ये चेक होके फिर यहाँ पे हमारे पास दोबारा हमारी डोज की लिस्ट उनके पास आती है। ठीक है, तो इसलिए आपने इन बैजेस को, अगर ये यूज में नहीं है तो आपने इनको रेडिएशन वाले एरिया में नहीं रखना, और इनको घर में भी नहीं लेके जाना, इनको उसी एरिया में रखना है कैथ लैब में, लेकिन रेडिएशन फ्री एरिया में रखना है। ये नहीं कि वो बड़ा बड़ा एक्सपोज हो रहा हो, तो वो रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन सोर्स से आपका दूर होना चाहिए। फिर वो कहता है कि कितनी रेडिएशन डोज जो है वो अलाउड है 3 मंथ्स में। तो 3 मंथ्स में आपको 3 रोंजन इक्विवेलेंट जो है वो अलाउड है, 3 रोंजन तक आपको डोज इज अलाउड 3 मंथ्स में, यानी कि 1 मंथ में 1।
ये भी डोज भी याद रखनी है कि 3 रोंजन तक जो है वो आपको 3 माह में अलाउड है, यानी कि 1 माह में जो है वो 1 रोंजन। तो रेडिएशन सेफ्टी के कुछ यूनिट्स हैं, उनकी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी है, अभी हम फिर उनको एक बार जो है वो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आ जाता है रोंजन। हाँ, इसको कहते हैं, ये क्या है, ये आयनाइजेशन को मेजर करता है जो डिलीवर किया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी कि 1 चेस्ट रेडियोग्राफ 3 to 5 MR मिली रोंजन में हम उसको करते हैं। तो ये है मेजर ऑफ आयनाइजेशन, डिलीवर टू स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, उसको रेड कहते हैं। रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है जो एनर्जी डिपोजिट होती है पर यूनिट मास ऑफ टिश्यू पर। अब ये है कि पर यूनिट मास में, यानी कि अगर आप एक चेस्ट में दे रहे हैं तो वो टोटल आपको बता रहा है कि टोटल आपने 3 to 5 मिली रोंजन दे दी। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, आपने बात की स्किन की या सॉफ्ट टिश्यू की, और साथ ही आप बोन की, अब इसमें भी आप 1 मिली रोंजन दे रहे हैं या 1 रोंजन दे रहे हैं, और इसमें भी 1 रोंजन, तो इसमें जो 1 R है वो इक्वल हो जाएगा आपका 1 के। वो कम एब्जॉर्ब करता है, जो बोन है ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसमें 1 R इक्वल हो जाएगा 4 रेड के। तो ये टिश्यू टू टिश्यू वेरी करता है कि कितने परसेंट जो है ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है जी। फिर रैम आ गया, एक रेड, फिर रैम। रैम क्या होता है, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द रेडिएशन, यानी कि जो आपने रेडिएशन एक्सपोजर दिया है उसका जो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट आने के चांसेस होते हैं, तो वो 1 रैड इज इक्वल टू 1 रैम। ये आप अपने उधर से भी जो है वो क्या कहते हैं कंसल्ट कर सकते हैं अपनी RST की बुक से। अब हम पढ़ेंगे कि आप किस तरह से रेडिएशन सेफ्टी को जो है वो एक तो वहां पे यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप एक्सपोजर को लिमिट कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आ गया, उनमें पहले क्या आ गया, वियर लेड एप्रन्स। उनमें लेड एप्रन्स जो है, इससे मुराद यही है कि आपने लेड गोगल्स भी पहने हैं, अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं तो आपने वो भी पहने, ठीक है। और वो 0.5 mm थिकनेस का होना चाहिए, और 80% वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आपने यूज कोलीमेटर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आपके पास आ गया जी, आपने एक तो लिमिट द टाइम ऑफ साइन एंजियोग्राफी, यानी कि लेस टाइम। फिर आपके पास आ गया कि आप केवीपी प्लस एमएस को आप डिक्रीज करें, जितने कम केवीपी और एमएस पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, उतना आपके पास जो इसके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आगे, और इसकी डोज भी कम हो। ठीक है। फिर आप यूज करें स्लोअर पेनिंग। जो एंगल व्यू होते हैं, मैंने आपको जो पीछे बताया था, एंगुलेशन में डबल डोज हो जाती है, तो इसलिए उनको भी कम से कम यूज करें। और इसके अलावा ट्राई नॉट टू यूज मैग्निफिकेशन। कोशिश करें कि आप मैग्निफिकेशन को यूज ना करें, क्योंकि मैग्निफिकेशन की जो डोज है रेडिएशन की उसको डबल कर देता है। एंड यूज एक्स्ट्रा शील्डिंग, एक्स्ट्रा शील्डिंग में वही आपके लेड और ग्लासेस और गूगल्स और वो सब कुछ आ जाता है। तो ये चीजें हैं जो आपने, और इसके फॉलो TDS प्लस अलारा। जो भी आपको रेडिएशन एक्सपोजर के हवाले से आपको मेथड्स बताओ लिमिट करने के लिए, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगी। ठीक है, फिर तो आपने जनरल जो है वो याद रखना। जो लेड एप्रन्स और थायराइड शील्डिंग होती है, लेड एप्रन शील्डिंग्स मैंने आपको बताया था, उनकी नॉर्मल जो कहा गया है थिकनेस वो 0.5 mm तक होती है। ठीक है, अगर 0.5 mm से कम है तो वो आपको किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, इसलिए आपका इसका भी जो आपके लेड एप्रन्स होते हैं, अगर इनमें कोई टीयर आ जाता है, ये टूट जाता है लेड, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। तो इनका हर माह के बाद या हर 3 माह के बाद इनको वहीं पे फ्लोरोस्कोपी टेबल पे रख के इनमें से एक्सरे पास करके देखा जाता है कि
ये प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं है, इनकी इंटेग्रिटी क्या है। ठीक है, तो एप्रन जो है उसको प्रॉपरली, इनके हैंगर्स बने होते हैं जहां पे लटकाना होता है एक साइड पे, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली हैंग करना चाहिए, ना कि ऐसे फेंक के जिस तरह घर में हम शर्ट उतारते हैं, कहीं पे चेयर पे फेंक दी, कहीं टेबल पे फेंक दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको प्रॉपरली जो है वो हैंग करना चाहिए। और फिर हर पेशेंट का हर एक जो हमारा ऑक्यूपेशनल होता है, काम करने वाला वहां पे होता है, उसका अलग एप्रन होना चाहिए, उस पर नंबर, कलर और नेम उसका मेंशन होना चाहिए। और एप्रन्स आपके जो है वो आपके लॉन्ग बोन्स को कवर करने चाहिए, आपके आर्म्स को। वैसे तो आर्म्स को कवर नहीं करते, ठीक है, इनके आर्म्स नहीं होते, लेकिन आपकी लॉन्ग बोन्स, फीमर वगैरह, आपके ग्रेड्स वगैरह, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और बिलो द नी होना चाहिए। ठीक है, तो आपने उसको टेबल पर फेंकने से, चेयर पर फेंकने से बचाना है, ताकि उसमें जो क्रैक्स हैं वो ना हो। तो जो थायराइड